नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपकी बात देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो अविनाश, देश में 2024 के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। चुनाव में देश की जनता के सामने प्रमुखता दो गठबंधन दिख रहे हैं, एक है एनडीए तो दूसरा है इंडिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में और हाल के राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने इन दोनों गठबंधनों की मौजूदा स्थिति और 24 के चुनाव की तैयारी को लेकर संकेत तो साफ कर ही दिए अविनाश। बिल्कुल, एक तरफ है एनडीए गठबंधन जिसकी अगुवाई कर रही है बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व देश भर के 23 राज्यों की तकरीबन 100 सीटों पर कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगाने जा रहा है। यानी चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इसकी तैयारी में पुनीत जी, और जिस वक्त हम ये चर्चा लेकर आ रहे हैं उस वक्त इन नामों को फाइनल करने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एनडीए का नारा भी स्पष्ट है, अब की बार 400 पार। और इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेता केवल नारा नहीं दे रहे हैं, बल्कि विकास का टारगेट देश के सामने रखते हुए मोदी शाह की जोड़ी पूरी प्लानिंग के साथ दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचार अभियान का शंखनाद कर चुकी है। बड़े विषय जिसे हम कहते हैं कि एजेंडा, चुनावी एजेंडा, वो भी पूरी तरह स्पष्ट है। बिल्कुल, एक तरफ एजेंडे तय हो चुके हैं, स्पष्ट हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। लेकिन क्या यह मजबूत टक्कर देने के लिए तैयार है? सवाल इसीलिए क्योंकि गठबंधन के दल एक एक करके बिखरते गए, टूटते गए। कुछ दलों के साथ सीट शेयरिंग की बात बनी, लेकिन कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक पहुंचाने के लिए थाम कर रखा गया है। और इन सब के बीच में यह डिबेट बड़ी खास है क्योंकि IBC 24 आज आपको अभी इस वक्त ये बताने वाला है मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की जो 11 लोकसभा सीटें ने, कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीटों पर उन संभावित नामों की सूची जिन पर मोहर लगाने की फाइनल प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिल्ली सीसी की बैठक में जारी है। तो आज हम आपको डिबेट शुरू करें उसके पहले फिलहाल दिखाते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहां किस स्थिति में है। देखें, आप एक एक करके आपको वो स्थिति हम दिखाएंगे। आप फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी के संभावित नाम देख रहे हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिन पर मोहर लगना तय बताया जा रहा है। इन नामों को आप देखें टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो रायपुर से सुनील सोनी, इनका नाम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग से विजय बघेल, कोरबा से पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सरगुजा से पूर्व सांसद कमल भान सिंह, रायपुर लोकसभा से सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव और बृजमोहन अग्रवाल का नाम चल रहा है। इसके अलावा राजनांदगांव सीट से सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव के नाम शामिल हैं। जबकि बिलासपुर और महासमुंद ये ऐसी सीटें हैं जहां से साहू समाज से किसी को मौका मिल सकता है। दो साहू चेहरों के बारे में चर्चाएं चल पड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर 4 चेहरे हैं साहू समाज से जिन पर इन 2 सीटों में उम्मीदवारी तय की जानी है। इन पर फाइनल मोहर किसी भी वक्त लग सकती है। बताया जा रहा है कि जो कमजोर रही कोरबा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद की सीटें हैं, प्रत्याशियों का ऐलान पहले इन्हीं सीटों पर होगा। यानी अगर कुल 11 सीटों की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की इन 11 सीटों में से तकरीबन 4 से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर पहली लिस्ट में नाम आ सकता है। 100 सीटों के ऊपर बीजेपी अपनी फाइनल सूची तकरीबन जारी करने की तरफ आगे बढ़ रही है। ये किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि फाइनल सीईसी की मीटिंग के बाद में इसकी घोषणा की उम्मीद की जा रही। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है, जरा यह भी हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी इस समय कितनी तैयारी करके रखी है इस चुनाव को लेकर। देखें आप, जो संभावित नाम यहां चर्चा में चल रहे हैं ये हैं अमरजीत भगत का नाम है, सरगुजा से प्रेमसाय सिंह टेकाम का नाम है इसी सीट से। यानी सरगुजा से 2 नाम सामने आ रहे हैं, अमरजीत भगत पूर्व मंत्री और प्रेमसाय सिंह टेकाम, इन दोनों के नाम है। दोनों ही पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे अपने क्षेत्र में। लेकिन पहले से इन नामों को लेकर चर्चाएं हैं। फिलहाल किस दौर में ये चर्चाएं हैं, दावेदारी कितनी पक्की है, इस बारे में पक्के तौर पर कांग्रेसी खेमा मौन है। रायगढ़ की बात करें तो यहां पर जयमाला देवी सिंह, मेनका देवी सिंह और दयाराम ध्रुवे का नाम
चल रहा है। आदिवासी सीट ये आरक्षित है, रायगढ़ की सीट, और उसके लिए 3 नामों का पैनल कांग्रेस ने भी तैयार कर लिया है। इसके अलावा जांजगीर सीट पर देखें, शिव डहरिया, पूर्व मंत्री शिव डहरिया बड़े सुर्खियों में भी इस वक्त है, उनके नाम की चर्चा है। जबकि बिलासपुर सीट पर जय सिंह अग्रवाल और सियाराम कौशिक, इन 2 नामों की चर्चा है संभावितों के तौर पर, जय सिंह अग्रवाल और सियाराम कौशिक। इसी तरह एक और बड़ी सीट का इशारा हम आपको कर दें, दुर्ग की सीट, ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री और अरुण वोरा जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, इनके नाम का पैनल भी कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग लोकसभा सीट के लिए तैयार किया है। इसके अलावा राजनांदगांव से देखें, छन्नी साहू, हेमा देशमुख, दलेश्वर साहू, इनके नामों की चर्चा है कि इनमें संभावित तौर पर उम्मीदवार शामिल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इन्हीं तीनों नामों में से किसी एक पर संभवतः मोहर लग जाए। रायपुर सीट की बात करें तो रायपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक और संसदीय मंत्री विकास उपाध्याय का नाम पैनल के लिए तय किया है। हो सकता है कि इन्हें टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से। जी हां, संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय, इनके नाम की चर्चाएं की जा रही। इसके अलावा महासमुंद सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहली सूची में नाम ला सकती है, वहीं यहां से बड़े दिलचस्प नाम सामने आ रहे हैं, भूपेश बघेल और धनेंद्र साहू। धनेंद्र साहू कद्दावर नेता और साहू समाज से आने वाले प्रमुख चेहरे हैं, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम इस सीट पर लिया जा रहा है संभावितों में। दूसरी तरफ कांकेर सीट आप देखें, वहां से शिशपाल सोरी जो कि कांकेर से विधायक रहे हैं, फिलहाल उनका नाम बताया जा रहा है। जबकि बस्तर से दीपक बैज जो कि पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम की चर्चा इस सीट पर की जा रही है। तो ये है कांग्रेस पार्टी के उन संभावितों के नाम जिनकी चर्चाएं हैं, लेकिन तैयारियों के बारे में फिलहाल तैयारी किस दौर में है, इन नामों पर किस स्तर तक चर्चा पहुंची है, कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके बाद अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन कर ली है। लंबी एक्सरसाइज के बाद जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त भी सीईसी वहां की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर फाइनल मंथन कर रही है। कुछ पर सिंगल नाम और कुछ पर डबल नाम मध्य प्रदेश के लिए सीटों पर बताए जाते हैं। आप देखें जरा उन सीटों के नाम और उन पर संभावितों के नाम। सबसे पहले भोपाल सीट देखें, जहां से पैनल में वीडी शर्मा और आलोक शर्मा के नाम है। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं और आलोक शर्मा पहले इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जबकि मुरैना लोकसभा सीट के लिए नरोत्तम मिश्रा और रणवीर सिंह रावत का नाम भी तय किया गया है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन हो सकता है कि इस बार मुरैना सीट से उन्हें मौका मिल जाए। रणजीत सिंह रावत का नाम भी मुरैना लोकसभा सीट के लिए दावेदारी में शुमार है। जी, इसके अलावा अब हम भिंड सीट की तरफ आपको लिए चलेंगे। भिंड सीट के ऊपर लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री, इमरती देवी जो कि सिंधिया की खांटी समर्थक हैं, उनके नाम की चर्चा है। जबकि ग्वालियर सीट पर जयभान सिंह पवैया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन 2 बड़े नामों की चर्चा है। तो एक तरफ जहां ग्वालियर की सीट और उसी से लगी सीट गुना शिवपुरी के लिए भी पैनल तय है। केपी यादव जिन्होंने पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, और ग्वालियर सीट के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम गुना की सीट से भी लिया जा रहा है। हो सकता है कि इन दोनों में से ही किसी को गुना शिवपुरी सीट के लिए दावेदारी में नाम शामिल है। इसके अलावा बुंदेलखंड की सागर सीट, इस पर जो पैनल सामने आया उसमें राजेंद्र सिंह मोकलपुर और लता वानखेड़े, इनके नाम लिए जा रहे हैं। एक और तय फार्मूला बताया जा रहा है कि यहां आधा दर्जन से अधिक सीटों पर पहली लिस्ट में नए चेहरे हो सकते हैं और आधा दर्जन तकरीबन महिलाएं हो सकती हैं। यानी अब की बार युवाओं को, महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, ये तय दिख रहा है। इसके अलावा एक और हाई प्रोफाइल सीट टीकमगढ़, जहां पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक मौजूदा सांसद हैं, उनका नाम भी चल रहा है। लेकिन उनके अलावा गोपाल सिंह राय का नाम भी टीकमगढ़ की सीट के लिए चल रहा है। दिग्गजों की सीट बदलने का जो फॉर्मूला है पुनीत जी, उसके आधार पर अगर फैसला लिया गया तो हो सकता है यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिले। लेकिन ये 2 नाम वीरेंद्र सिंह खटीक और गोपाल सिंह राय का नाम टीकमगढ़ की सीट के लिए दावेदारी में लगी हुई सीट है अविनाश दमोह की, जहां पर पैनल में ऋषि लोधी और प्रद्युमन सिंह लोधी, यानी लोधी समीकरण को साधा जा सकता है। उनके नाम काफी चर्चाओं में है। इसके अलावा खजुराहो की सीट, ये भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा इसमें लिए दावेदारी में, उनका नाम शामिल है। इसके अलावा संजय पाठक एक और नाम इसमें
दावेदारी में इनका नाम भी शुमार है। 17 में देखिए जो पैनल है उसमें डॉक्टर नंदिता पाठक और गणेश सिंह के नाम सामने आ रहे हैं। ये दोनों नाम, इनमें से डॉक्टर नंदिता पाठक को लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। इनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं क्षेत्र में अभी से गरमाई हुई हैं। इसके अलावा रीवा में देखें, रीवा के पैनल में फिर से एक महिला माया पटेल और अजय सिंह पटेल, जो हम कह रहे हैं महिलाओं और युवाओं को तरजीह, वो इस लिस्ट में दिखाई पड़ रही। वहीं सीधी के लिए जो पैनल है इसमें कांति देव सिंह और शरदेंदु तिवारी के नाम पैनल में शामिल बताए जा रहे हैं। शहडोल की बात करें तो रामलाल रौतेल और हिमाद्री सिंह का नाम शहडोल के पैनल में भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम रखा है। जबकि जबलपुर सीट की बात करें तो यहां पर विनोद गोटिया और प्रशांत सिंह का नाम बीजेपी ने सूची में रखा है। मंडला सीट के ऊपर जाएं, अगर हम थोड़ा महाकौशल क्षेत्र की तरफ लेकर आए तो मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और शिवराज शाह, इनके नाम लिए जा रहे हैं और इन नामों में से संभावित तौर के ऊपर कोई प्रत्याशी के तौर पर अधिकृत किया जा सकता है। बालाघाट की बात करें तो वहां पर वैभव पवार और गौरी शंकर बिसेन, जो शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आखिरी वक्त में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, हालांकि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हो सकता है कि इन्हें यहां से लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। सबसे बड़ी सीटों में से एक विदिशा वजह, यहां से बड़े बड़े नेताओं को, दिग्गजों को उतरते, चुनाव जीतते और देश के प्रधानमंत्री बनते तक देखा गया। विदिशा सीट जहां से केंद्रीय मंत्री और सीधे देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली हस्तियां रही हैं, यहां से अब की बार शिवराज सिंह चौहान और रामपाल सिंह के नामों की चर्चा है। पैनल में इनके नाम है। इंदौर सीट की बात करें तो जीतू जिराती का नाम भी चल रहा है और महापौर पुष्पमित्र भार्गव का नाम भी इंदौर की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सूची में इनका नाम शामिल किया है। जी, छिंदवाड़ा के लिए आप देखें, नत्थन शाह कवरेती और फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके नामों की चर्चा है। इनके नामों के बीच में किन नामों को फाइनल किया जाता है ये देखना होगा। तो बैतूल की सीट की अगर बात करें तो यहां पर डीडी उइके और मंगल सिंह का नाम चल रहा है। हो सकता है कि इन दोनों नामों में से किसी को भारतीय जनता पार्टी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतारे। मंदसौर की बात करें तो यशपाल सिंह सिसोदिया और सुधीर गुप्ता का नाम मंदसौर सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी में आगे किया जा रहा है। जी, इसके अलावा रतलाम सीट के ऊपर जो पैनल दिख रहा है उसमें गुमान सिंह डामोर और दिलीप मकवाना, इनके नाम हैं। जबकि राजगढ़ सीट पर राज्यवर्धन सिंह और मोना सुस्तानी के नाम चल रहे हैं। नर्मदापुरम होशंगाबाद सीट, इस पर जो पैनल है इसमें दर्शन सिंह चौधरी और भारत सिंह के नाम हैं। खंडवा सीट की बात करें तो वहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी खंडवा सीट के लिए चल रहा है। इसके अलावा धार सीट पर देखें जो पैनल है उसमें रंजना बघेल पूर्व मंत्री रही हैं और जयदीप पटेल, इनके नामों की चर्चा, ये नाम पैनल में शामिल हैं। खरगोन सीट की बात करें तो वहां पर गजेंद्र सिंह पटेल, अमृता सोलंकी, इन दोनों का नाम भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। जबकि देवास के लिए महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र वर्मा के नामों की चर्चा है कि ये पैनल में और इनमें नाम फाइनल हो सकते हैं। वहीं उज्जैन सीट से अनिल फिरोजिया और सत्यनारायण खोईवाल, मौजूदा सांसद के साथ सत्यनारायण खोईवाल, इनके नाम की चर्चा है कि ये नाम फाइनल किए जा सकते हैं। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी जिन नामों पर, जिन पैनल के नामों पर चर्चा कर रही है, सिंगल नाम और डबल नाम, और इन पर कुछ में मोहर लगना तय बताया जा रहा है और कुछ पर मंथन के बाद चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में 2-3 मैसेज पूरी तरह क्लियर हैं कि कई सारे चेहरे बदले जाएंगे। पिछली बार आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था, इनमें से 5 जीते 2 हारे। उन 7 के साथ कुल मिलाकर 10 चेहरे हैं जो अब की बार सीधे तौर पर बदलकर नए चेहरों को यहां से मौका मिल सकता है। इसके अलावा महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा सीट पर अवसर दिया जा सकता है, ये पार्टी ने संकेत भी दिया है। और इस वक्त जो नामों के पैनल हम देख रहे हैं इसमें अगर आप नामों की गिनती करेंगे तो उसमें भी स्पष्ट होता है। तो महिलाओं युवाओं को तरजीह और पुराने चेहरों की जगह नए को अवसर देने की इस खबर ने भी बड़ी हलचल मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। चलिए अब बिना देर के हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, जो लिस्ट हमने आपको बताई है इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अगले 1 घंटे हमारे साथ में कई एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। एक एक करके परिचय आपसे हम कराते हैं। हमारे साथ में
सतीश श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका चर्चा में। इसके अलावा संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ इकाई से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। मिथुन अहिरवार जी हैं, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता, भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का ये पक्ष रखेंगे मध्य प्रदेश का। और अजय धवले साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल साहब हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अजय बोकिल साहब को भी नमस्कार। आप सबका इस पैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं जिस तरीके की हैं, जो बड़ी लिस्ट हमारे हाथ में लगी है, इस पर हम बातचीत करते हैं। पहले चलिए मध्य प्रदेश में अजय बोकिल साहब के पास ही चलते हैं। अजय बोकिल साहब, इस पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन ले इसके पहले 2 कदम आगे दिखाई पड़ता है एनडीए, 4 कदम आगे दिखाई पड़ रही उनकी तैयारियां। अगर ये लिस्ट अगले कुछ घंटों में फाइनल होकर सामने आती है तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो बीजेपी और एनडीए पहले से आगे, इसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं। वो सारी तैयारियां बहुत सोच समझ के और एक प्लानिंग के तहत करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। और जैसे कि अभी सुनने में आया है कि वो शायद 100 लोगों की लिस्ट पहले जारी कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी कि जैसे उन्होंने विधानसभा चुनाव में पिछली बार किया था मध्य प्रदेश में, कि पहले उन सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए थे जहाँ पर पार्टी सबसे खुद को कमज़ोर मान रही थी, तो उसका फ़ायदा हुआ और उनको तैयारी का मौका मिला और उसमें से बीजेपी अधिकांश सीटें जीत गई। तो लोकसभा में तो खैर ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि एक ले देकर एक छिंदवाड़ा सीट है जो बीजेपी अभी तक नहीं जीत पाई है। बाकी 28 सीटें उनके पहले से उनके पास में हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई सीट कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर उनको लग रहा है कि उनके कैंडिडेट कमज़ोर हो सकते हैं, तो उनको बदला जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये है कि सारी कवायद इस बात को लेकर के ज़्यादा है कि भाई पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को लाया जाए। और चर्चा तो ये भी है कि शायद हो सकता है कि पार्टी 15-20 चेहरे भी बदल सकती है। अगर इस हद तक अगर निर्णय लिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा कि बीजेपी ये रिस्क ले सकती है। और जहाँ तक वोटों का सवाल है तो उनकी स्थिति बहुत सुरक्षित है। पिछली 48% वोट पिछले विधानसभा में पिछली बार बीजेपी ने लिया था। और पिछले 2019 की अगर बात करें तो 2019 में तो 58% वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। तो ये मार्जिन बहुत बड़ा है कांग्रेस की तुलना में। तो उस तरीके से बहुत इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन बीजेपी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। तो मेरे ख्याल से जो नाम आपने बताए उनमें से अधिकांश नाम संभावित हैं कि हो सकता है उनको टिकट मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ सीटों पर ऐसे चेहरे भी आ जाएं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये भी संभव है, लेकिन रिस्क इस दृष्टि से नहीं है। बीजेपी का टारगेट ये है कि 29 की 29 सीटें जीतना, और ये कैसे जीती जाएं ये उनके सामने बड़ी चुनौती है। मेरे ख्याल से सारी प्लानिंग उस हिसाब से चल रही है, और थोड़ा सा अगर जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि इस बार छिंदवाड़ा सीट भी वो जीत जाएं। चलिए सतीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे भी पूछते हैं। सतीश जी, जो बात अभी बोकिल साहब कह रहे थे कि सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य 11 की 11, यहां भी बीजेपी नेताओं ने सरकार बनाने के तोहफे के तौर पर कहा है हम 11 की 11 सीटें जीत कर देंगे। ऐसा अब तक हुआ नहीं। भले ही 9 सीटों तक आप पहुंच गए हों, लेकिन 11 की 11 सीटें एक तरफा आप जीत कर दे दें, ऐसा हुआ नहीं। आपको क्या लगता है इस बार फिर से वही 23 वाला फॉर्मूला कि आप पहले कमजोर सीटों पर दे दें, जल्दी लिस्ट दे दें, चुनाव कार्यक्रम से पहले दे दें, ये वर्क कर सकता है? और ये नाम आपको लगते हैं वर्थ हैं? निश्चित तौर पर ये जो वर्तमान स्थिति है उसमें उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा की तरफ से अपने उम्मीदवारों की सूची पहले जारी तो की ही जा रही है, और 2 सीटें 11 में से 9 सीटें हम बीजेपी के पास में हैं। तो 2 सीटों को लेकर के उनका पहले प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा। और जो ये एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बस्तर में सामने होंगे कांग्रेस की तरफ से तय है, और दूसरी तरफ से बहुत संभावना है कि ज्योत्सना महंत ही होंगी कांग्रेस की तरफ से। तो ये इन दोनों सीटों पर बीजेपी को बहुत जल्दी से आगे आना पड़ेगा। दूसरा बदलाव जहां पर भी उम्मीदवार बदलने हैं जी, तो पैनलिस्ट भी एक हैं जिनके बारे में कह रहे हैं कि वो हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी का अंतिम निर्णय किस आधार पर होता है वो अंत तक किसी को समझ में नहीं आता है।
जी। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि हाँ, अगर पहले सीट घोषित कर देते हैं, सीटें अगर आज घोषित हो जाती है तो लोगों को थोड़ा समय मिलेगा। पिछली बार भी देख सके हम कि अगर 21 सीटों की घोषणा की थी तो उसमें से 10-11 सीटें जीतने में सफल रहे थे वो। तो ये सफलता इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी है कि अगर आप टाइम देते हैं, अगर मेंटल फ्रेम थोड़ा बहुत, किसी का भी टिकट घोषित होता है तो थोड़ा बहुत बदलाव, लोगों में थोड़ा सा रिजेंटमेंट जैसा आ सकता है। ऐसे कैंडिडेट थे जिनके बारे में हम नाम भी नहीं सोचा था और वो चुनाव मैदान में उतरे और फिर वो सफल हो गए। तो बीजेपी में संगठनात्मक तौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए, मतलब कुल मिलाकर उसी तैयारी का लाभ, उसी स्ट्रेटेजी का लाभ मिल सकता है, आप भी स्वयं इस बात को मानते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने खुद ही कह दिया कि संभावितों में उनका नाम भी दिखाई पड़ रहा है। संजय जी, क्या लग रहा है, कब तक फाइनल सूची देखने को मिलेगी? पहली बार की सूची में कितनों के नाम होंगे? आप एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, परंतु ये स्ट्रेटेजी कि आप जल्दी अपने टिकट डिक्लेयर कर दें, ये बीजेपी के लिए कारगर रहेगी 11 के 11 वाले नतीजों के लिहाज से? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से लक्ष्य हमारा 11 की 11 सीटें जीतने का है। और जैसा कि पिछले कुछ लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें आपको ध्यान है कि अधिकतम हमने 10 सीटें प्राप्त कर चुके हैं। पिछली बार हम 9 सीटें प्राप्त की थी, अर्थात 9-10 के आंकड़े, 8-9-10 के आंकड़े में पिछले 4-6 या 7-8 चुनावों के अंदर में हमने ये परिणाम प्राप्त किया है। इस बार जैसा कि पूरे देश दिख रहा है कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, एक बहुत अच्छा वातावरण, माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, एक कठिन चुनाव जिसका वातावरण बनाया जा रहा था, लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से आशीर्वाद जनता ने दिया है, तो हमें उम्मीद है कि, और हमारा प्रयास भी रहेगा उम्मीद के साथ में, कि हम 11 की 11 सीटें प्राप्त करें। देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो रही है और निश्चित रूप से उस पर विभिन्न राज्यों की चर्चाएं होंगी। और आपने पिछले कुछ चुनावों में ये देखा है कि नए नए प्रयोग, किस तरीके से हम परंपरागत रूप से कई सीटें हारते हैं, उन सीटों को हम किस तरीके से जीत सकें, समीकरण किस तरीके से हो, और परिवर्तन, युवा की बातचीत करें, नए चेहरों की बातचीत करें, नए लोगों को मौका, सब प्रकार के जो प्रयोग हैं वो बीजेपी ने किया। जो लोग आज तक 70-75 सालों में जो चीजें नहीं कर पाए वो काम भी हमने किया। जैसा कि पिछली बार आपने देखा कि 2019 के चुनाव में सभी सांसद हमारे जीते हारे, केंद्रीय मंत्री सब उसमें थे, लेकिन सबको रिपीट करके नए चेहरों को मौका दिया गया। इस बार भी आपने देखा कि 3-4 महीने पहले 21 सीटों को हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके परिणाम अच्छे हमको प्राप्त हुए। अर्थात एक, जब ये सब चीजें तब होती हैं जब हम लंबे समय तक एक कार्य योजना बनाकर सफलता किस तरीके से प्राप्त। संजय जी, संकेत क्या है, कब तक पहली सूची आ सकती है और प्रदेश से कितने नाम हो सकते हैं, इसके बारे में कोई बात आप बताना चाहें? देखिए पुनीत जी, विशुद्ध रूप से तो ये केंद्रीय चुनाव समिति का विषय है, राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, मुझे मेरा कहना उचित नहीं है इस पर। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से बहुत शीघ्र कुछ सीटें आएंगी। संभावितों को कोई संकेत मिलते हैं क्या? संभावितों में अब की बार आपके भी नाम की खूब चर्चा है। थोड़ा सा जी, देखिए, संभावितों का विषय ऐसा नहीं है। देखिए, सभी कार्यकर्ता हैं और हर एक सीट पर कुछ अच्छे दावेदार हैं, 4-5-6 अच्छे गंभीर दावेदार हैं, और उस पर समीकरण के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, जीत के आधार पर, ये जो तमाम प्रकार के फैक्टर्स को लेकर चर्चा होती है, उस पर अंतिम मोहर किस व्यक्ति पर, किस कार्यकर्ता पर लगती है, इसलिए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि बेहतर प्रत्याशी होगा, अच्छा प्रत्याशी होगा, जिताऊ प्रत्याशी होगा। जी, चलिए, मैं आपके पास वापस आता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं। सुरेंद्र शर्मा जी, सीटें कैसे जीत कर देंगे? कांग्रेस पार्टी की तैयारी कहां देख रहे हैं आप? सब कुछ राहुल जी की यात्रा के बाद ही होगा, ऐसा संकेत दिया जा रहा है, बहुत देर ना हो जाएगी? देखिए, अभी आपने स्वयं लिस्ट दिखाया और सभी पार्लियामेंट सीट से संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए। इसका मतलब यह है कि हमारी तैयारी तो चल रही है। हमने तो कई बैठकें कर ली हैं, यहाँ के प्रभारी पूरी तरह सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं मुख्य रूप से, जो कांग्रेस के पास तो विन विन पोजीशन है, हमारे पास देखिए खोने के लिए ज्यादा समस्या नहीं है। हमारी 2 सीट है और 2 सीट को हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, इस बात के लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो सब कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए किसी तरह से पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में राहुल जी की यात्रा संपन्न हो चुकी है और पार्टी अपनी तैयारी में लगी है।
भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार का चयन पहले करे बाद में करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है और उस लड़ाई की तैयारी में कांग्रेस की तैयारी पूरी है और उसमें किसी तरह की कोई पीछे होने वाली बात नहीं है। हमारे साथ में मिथुन अहिरवार जी और अजय धवले साहब हैं मध्य प्रदेश से। आप दोनों के पास में मैं लौट कर आता हूं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्दी आपके पास में आता हूं। जो संभावितों की लिस्ट हमने दिखाई और मध्य प्रदेश से जिन नामों को दिखाया है, जिनमें अब एक कंपैरिजन भी दिखने लगा है, इनमें अगर दावेदारी रहती है तो किस तरह की तस्वीर बनेगी, अब इस पर कयास भी लगने लगे हैं।